जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौना एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज इस विषय पे हम देखेंगे सी टेट और सी जी टेट के इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीटली तैयारी करवाते हैं। और आज का विषय है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। जितने जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जो है सी टेट और सी जी टेट की कंप्लीटली निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। और आज का विषय है हमारा हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। चैप्टर लिखिए, चैप्टर 8 शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए शिक्षक का जितने जो सहायक सामग्री जो होते हैं पढ़ाने जाने से पहले या पढ़ाने के दौरान, उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। जितने जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, अब टॉपिक लिखिए शिक्षक सहायक सामग्री। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो मान के ही चलिए, इससे एक प्रश्न आता है। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है। इसीलिए हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से देखिएगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा हमेशा सेम ही रहता है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे कि विगत वर्षों में कितने प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी को आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे जाकर के टेस्ट दिलाएंगे, वो भी फ्री पे। ठीक है, चलिए ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, रिज्वाइन करेंगे करके। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। चलिए अगला, अब सीधा टॉपिक पर लिखिए सहायक शिक्षण सामग्री। अब सहायक शिक्षण सामग्री का क्या मतलब है, इसको एक बेसिक पॉइंट पे समझिए। तो जो भी टीचर हो, ठीक है, अगर पढ़ाने के दौरान कुछ भी सामग्री का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, शिक्षण सामग्री। ठीक है, अब देखो अध्यापन के दौरान, ठीक है, कोई भी शिक्षक हो, अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय, ठीक है, जब भी हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं या कुछ भी समझा रहे हैं, ठीक है, तो जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। जैसे देखिए अभी मैं जो है आपको समझाने के लिए पीपीटी का उपयोग कर रहा हूं और साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहा हूं। मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। समझ में आ गया? तो जितने जो शिक्षक हैं या जब भी शिक्षण करते हैं, जब भी पढ़ाते हैं, तो अध्यापन के दौरान जो भी सामग्री उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट पर लिखिए, ज्यादा डिटेल या ज्यादा कठिन लिखने की जरूरत नहीं है, आसान आसान शब्दों पे हम एक एक करके बेसिक देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला, अब इस छोटे पॉइंट पे और क्या लिखोगे, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई न्यू इनोवेशन हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जितने जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे पहले क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के बाद एक चलन आया क्या, व्हाइट बोर्ड का। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के बाद अब क्या गया, ग्रीन बोर्ड। अब ग्रीन बोर्ड के बाद अब क्या गया, अब डिजिटल बोर्ड। ठीक है, अब जितने जो कोचिंग सेंटरों में क्या हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर हो गया या स्कूल हो गया या कॉलेज हो गए, अब डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी के बीच में एक घड़ी आया था, प्रोजेक्टर से आप लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो प्रोजेक्टर वाला भी माध्यम अच्छा था। ठीक है, तो स्मार्ट क्लासेस धीरे 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 समय के साथ अपग्रेड होते जा रहे हैं। पहले आप लोगों का लेखन शैली अलग था, लिखने का अलग अलग कॉपीज अलग थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे 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 वो सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखिए, ये तो हो गया, इसको ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण बनाने के पीछे कारण क्या है, जितने जो शिक्षण सामग्री हैं ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो इसको समझिए। तो सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझाने में सहायक होता है। अगर सोचिए यही चीज अगर डिजिटल बोर्ड अगर आपके सामने नहीं होता, तो कोई भी, जैसे मैं आपको, जैसे मैथ्स का है, ऊपर में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, नीचे में सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहला चीज ये क्या होता है, आसान शब्दों में लिखिए, रुचि बनाता है। ठीक है, क्या करता है, रुचिकर बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा समझाने में आसानी होता है। कोई भी जैसे डायग्राम है, अगर मान जाए मुझे साइंस पढ़ाना है, अगर साइंस का अगर यहाँ पर डायग्राम अगर दिख रहा है तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो रुचिकर, उसके बाद समझने में आसानी, क्या, समझने में आसानी। ठीक है, अगला चीज क्या, समय का बचत। अब समय का बचत कैसे होगा, आप सोचिए अगर इसी को, अगर इतने सारे टॉपिक को अगर मैं डिजिटल बोर्ड से ना पढ़ा करके अगर आपको कॉपी में लिखवाता तो क्या होता, समय ज्यादा लगते। ठीक है, तो पहला डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना या
नए नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे जो है हर चीज को अच्छे से रुचि से पढ़ते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सामने वाले को समझने में आसानी होता है। जैसे अगर किसी को साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर आपको मैं वीडियोस दिखाता या कुछ भी, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होता है, 3D वगैरह में पढ़ते आप। अगला, समय की बचत हो जाती है, ठीक है, इतने सारे पॉइंट, ठीक। तो आपका समय बच जाता है, पैसे कम लगते हैं। अगर इसी को अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, इसमें डायरेक्ट हम वीडियो से दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य, ठीक है। तो अब हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट पे ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। सहायक शिक्षक सामग्री के प्रयोग के क्या प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि क्या हो, क्लास रुचिकर हो। दूसरा, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि रोचक ढंग से प्रस्तुत करें ताकि रुचि लगे, और दूसरा समझने में उसको आसानी हो। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जो लिखा कि क्या हो, रुचिकर हो, और दूसरा समझने में आसानी हो, सीखने की गति में सुधार हो। पहले जैसे देखिए, जब आप रीजनिंग वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऑड में आउट वगैरह के क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझने में बच्चों को कठिनाई होती है खाली अगर कॉपी में बताने से। लेकिन इसी को अगर हम डिजिटल बोर्ड से अगर पढ़ाते हैं तो कोई भी अगर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो बहुत आसानी हो जाता है, जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो आसानी हो जाता है, ठीक है। तो क्या, उसके गति को बढ़ाना, उसकी गति में सुधार करना, ठीक है। छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, ज्यादा एक्टिव करना। सोचिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है, तो फटाफट आंसर आते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आप जल्दी आंसर देते जाते हैं। उसी को अगर मेरे पास अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बोलता, तब आप सुनते, फिर कॉपी में लिखते, तब बहुत टाइम चला जाता, ठीक है। लेकिन जब डिजिटल बोर्ड है तो क्या होता है, क्वेश्चंस आप देखते हैं, आंसर आपकी कॉपी में लिखते हैं, तो आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला, अभिरुचियों पर आशानुकूलित प्रभाव डालता है, ठीक है। तो जो भी आपकी जो रुचि है वो आपके अनुरूप बनते चली जाती है। अगला, तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, ठीक है। तो जो भी बच्चे तीव्र बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अलग करके मंद बुद्धि को अलग से और समझाना, ठीक है। अगला, जटिल विषयों को भी और सरल रूप में प्रस्तुत करना। हमारा उद्देश्य क्या हो, तो पहला, बच्चे में क्या करना, रुचि जागृत करना। दूसरा, हमने क्या देखा, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा, उनके गति पे क्या करना, सुधार करना। तीसरा, उनको क्रियाशील ज्यादा और बनाना, उनके रुचि के अनुसार उनको क्या करना, वैसा माहौल देना। अगला, उनकी जो भी तीव्र बच्चे हैं, मंद बुद्धि हैं, उनके अनुसार क्लासेस लेना, ठीक है। अगला, जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, मतलब जितने जो कठिन से कठिन टॉपिक हैं उसको क्या करना, आसान। जैसे अभी आप मेरे जितने जो क्लासेस देखते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं थोड़ा आपको सरल करके बता पाऊं ताकि आप आसानी से समझ पाए। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट पे लिखते चलिए। तो पहला पॉइंट पे आपने क्या लिखा, रुचिकर बनाना। दूसरा, क्या, समझने लायक बनाना, रोचक बनाना। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, गति बढ़ाना। चौथे पॉइंट पे आपने क्या लिखा, अधिक क्रियाशील बनाना, मतलब एक्टिव करना। अगला, उनके रुचि के अनुसार बनाना। अगला, तीव्र एवं मंद बुद्धि को अलग अलग अच्छे से क्लास लेना। जटिल विषयों को क्या करना, आसान तरीके से समझाना। बालक का ध्यान अध्यापन की ओर केंद्रित करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अध्यापन से अच्छा नहीं लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा काम यह है कि देखिए, बहुत सारा पढ़ाना मकसद ना रहे, भले कम रहे, लेकिन उनको मजा आए। बहुत बार हम कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेने लगते हैं, ठीक है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे बोझिल हो जाते हैं। तो जब अगर मान लीजिए अगर आपकी मजबूरी हो जाए 4 घंटा 5 घंटा क्लास लेना क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, तब आपको बीच बीच में एक्टिविटीज कराने पड़ेंगे। बोलो कैसे, जैसे समझिए आप लोगों का सी-टेट का पेपर है 2 महीने बाद, ठीक है, और सिलेबस है पूरा समुद्र जितना, और आपको आता है बाल्टी जितना। समझ में आ गया, सिलेबस है क्या, समुद्र इतना, और आपको आता है बाल्टी इतना। अब आपको सोचना है कि भाई छोटा सा दिमाग है, उसमें सब कुछ भर लेना, वो भी 2 महीने में, और 2 महीने में आपको सी-टेट से जी-टेट क्लियर करना है। तो अब क्या करेगा टीचर, मजबूरी है। तो अब वो लंबे लंबे क्लास लेगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास लेगा, ठीक है। अब 4 घंटे 5 घंटे क्लास में आदमी तो बोर हो जाएगा ना, चाह तो इतना रहा है लेकिन उतना दिमाग में कैपेसिटी रहेगा तब तो प्रैक्टिस ही नहीं उतना, ठीक है। तब उनको क्या करना पड़ेगा, पोमोडोरो टेक्निक का पालन करना पड़ेगा। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है
30 मिनट 40 मिनट क्लास लेने के बाद या 25 मिनट क्लास लेने के बाद बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा दें। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराने के बाद क्या होगा, माइंड फिर से रिफ्रेश होगा। फिर थोड़ी देर क्लास लेने के बाद फिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल, कुछ कहानी, ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए, उस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो, फिर उसका टॉपिक पे लेकर के आना। समझ में आ गया? जब भी आपको लंबा लंबा क्लासेस लेना रहता है, जैसे हम लोगों को नवोदय सैनिक की जब क्लास लेना होता है 3 घंटा 4 घंटे का, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैं पहले 30 मिनट 40 मिनट पढ़ाया, फिर उसके बाद बच्चों को बोल देता हूँ कि जाइए 5 मिनट आराम से घूम करके आए। आराम से लोग आपस में खेलते हैं, खेलने के बाद फिर छोटा सा एक्टिविटी कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास चालू करता हूँ, फिर आधे घंटे पढ़ा, फिर 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया कि जाइए आराम से घूम करके आए, फिर उसका। तो इस तरीके से मेरा 3 घंटे 4 घंटे। कुछ कुछ बच्चे जब 1 महीने 1.5 महीने के लिए नवोदय की जब तैयारी करने आते हैं सैनिक का, तो उनको सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे 8 बजे तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू नहीं पढ़ाता हूँ, बीच बीच में गैप दे दे करके उसकी एक्टिविटी के अनुसार। तो अब आदत हो गई है कि कौन से बच्चे को कैसे तरीके से पढ़ाना है, तो दिक्कत नहीं होता है। चलिए अगला, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में देना। ठीक है, अब अमूर्त पदार्थ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शुरू में जानते नहीं है, तो आपको जैसे सेब पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, छोटे बच्चों को सेब पढ़ाया। अब सेब का मतलब तो जान ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका चित्र दिखाना पड़ेगा। अब खरीद नहीं सकते तो कम से कम चित्र दिखाना पड़ेगा, मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे फोटो के माध्यम से हो, चाहे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ताकि वो अमूर्त चीज को मूर्त रूप में समझ पाए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास हो। ठीक है, वो हर चीज को क्या करे, निरीक्षण कर पाए, जान पाए कि एक्चुअली में क्या चीज है, अवलोकन कर पाए। ठीक है, चलिए अगला, तो हमने सहायक शिक्षक के उद्देश्य क्या देखे, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों का रुचि जगना चाहिए पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको फिर से क्या लेकर के आना, पढ़ाई पर लेकर के आना, उनका रुचि जागृत करना। अगला पॉइंट क्या, कि सूचनाओं को क्या करना, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, कि उनकी एक्टिविटी और बढ़ जाए और अच्छा लगे। ठीक है, अगला पॉइंट पे क्या मैंने बताया कि उनको गति में क्या हो, सुधार हो। जैसे देखो शुरुआत में आप मैथ्स धीरे धीरे बनाते थे, अब आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे, अधिक क्रियाशील बनाना, ज्यादा एक्टिव करना, ज्यादा पढ़ाई पे लेकर के आना। ठीक है, उनके रुचि के अनुसार आशानुकूलित प्रभाव डालना, प्लस मन एवं क्या तीव्र बच्चों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। ऐसा नहीं कि एकदम मंद बुद्धि है या जो लोग कम जानते हैं उनको आप दिन भर 4 घंटा 5 घंटे कंटिन्यू उसको प्रेशर दे रहे हैं, क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से उब जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जितने जो टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको टीचिंग दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कमजोर बच्चा तो 2-4 झापड़ मार भी दिए, उसको दिन रात उसको पढ़ा भी दिए और उसको प्रेशराइज कर दिए, वो इतना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि वो पढ़ाई से उब जाएगा और पढ़ाई छोड़ देगा। ठीक है, तो जब बच्चा जब आपकी क्लास में कुछ ऐसा एक्टिविटी करता हो कि जब ना पढ़ता हो या पढ़ाई में रुचि ना दिखाता हो, तो उससे बात कीजिए, उसका काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट दीजिए। भैंसा दसान मत कीजिएगा कि भैंसा को जैसे मार देते हैं फिर करते हैं, वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, बच्चा है, बच्चे के अनुसार ट्रीट कीजिएगा। समझ में आ गया? इसीलिए आप लोगों को बीएड डीएड इसलिए करवाया जाता है ताकि आप उनके साइकोलॉजी को समझें, उसके प्रॉब्लम को समझें, उस हिसाब से फिर आपको दें। वरना आपको बीएड डीएड क्यों करवाते? सरकार ये चाहती है कि आप उनके मना स्थिति को समझने का प्रयास करें कि उस बच्चे में क्या गुजर रही है और उसका समाधान करें। केवल आपके नंबर को बढ़ाने के लिए बीएड डीएड नहीं करवाया जा रहा है। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट। अब शिक्षक सहायक सामग्री के कार्य, तो सबसे पहला चीज क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप सामग्री जब उपयोग कर रहे हैं तो बच्चों में क्या होता है, एक प्रेरणा जागता है कि हाँ आज हम नया चीजों से पढ़ेंगे, नया एक्टिविटी करेंगे। जैसे देखो, जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि संडे को हमारे मोटिवेशनल क्लासेस है, ठीक है, उस दिन हम लोग पिक्चर के माध्यम से हम क्या करेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे। बच्चे संडे का जो है ना इंतजार करते रहते हैं, यहाँ नवोदय सैनिक वाले बच्चे की कब संडे आए, कब संडे आए, कब संडे आए। क्यों? क्योंकि संडे क्लास सबसे इंटरटेनिंग रहता है, क्योंकि उस दिन ढेर सारा उनको सीखने को भी मिलता है, पिक्चर देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो आपके पढ़ाई में इतना हो कि बच्चे उस दिन का इंतजार करें, या अगला क्लास कब होगा सर, अगला क्लास कब होगा सर, उसका इंतजार करें। अगर जिस दिन बच्चा अगर कह दे कि सर आपकी अगली क्लास कब है, सर आपकी अगली क्लास कब है, अगर इतना अगर बच्चे अगर पूछने लग गए, मतलब आप सफल हैं। अगर आपके बच्चे आपके क्लास से अगर भागने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब समझ जाइएगा कि आप पूरी तरह से फेल हैं। ठीक है,
अब उस चीज को अगर आपको पास होना है तो आप सामने वाले के मन के पना स्थिति को समझिए कि एक्चुअली में वो क्या चाह रहा है। मैं नहीं कहता कि आप 100 में से सारे के 100 बच्चों को आप खुश कर पाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन जिसकी 98% या 90% लोग क्या चाह रहे हैं आपसे, इसको देखना पड़ेगा। 1-2% होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये हो कि बच्चे आपके क्लास में बोरियत महसूस ना करें। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, एकदम सोने लग जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं। ठीक, अगला, तो प्रेरणादायक हो, सहायक सामग्री मतलब दृश्य श्रव्य से सीखे हुए इस ज्ञान से छात्रों में क्या हो, उत्सुकता उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्सुकता उत्पन्न होती है, साथ ही उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उसे प्रेरणा प्रदान करती है। तो आप बहुत सारे जैसे साइंस वाले टीचर को देखते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो क्या होता है, बच्चों को मजा आता है, नहीं अब अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा। ठीक है, मैथ्स में भी वैसी रुचि पैदा करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है कविता कहानी शैली के माध्यम से क्लास को क्या करना, जीवंत रूप देना। चलिए अगला, तो आपकी जब भी क्लासेस रहेंगी बच्चे एकदम मोटिवेटेड फील करें, कभी भी बोरियत महसूस ना करें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि खेल खेल में ज्ञान, चम्मच में विज्ञान। ठीक है, अब अक्सर देखो जब भी आपके घर में चम्मच रहती हैं, ठीक है, जो चम्मच है ये आपके बहुत सारे चीजों को क्या करता है, एक एक्टिविटी जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 में थे, तो हमारा जब साइंस एग्जीबिशन हुआ था तो हमारा टॉपिक था खेल खेल में ज्ञान, चम्मच में विज्ञान। ठीक है, तो वैसे ही सेम आपको इतने सारे एक्टिविटी कराना है बच्चों को, इतने सारे खेल कूद करवाना है कि बच्चे जो है खेल खेल में कोई भी चीज को सीख जाएं। ठीक है, क्या खेल खेल में आपको क्या करना है, ज्ञान देना है, इसको मतलब कहते हैं क्रिया का सिद्धांत। समझ में आ गया? आपको स्कूलों में छोटे छोटे एक्टिविटी, जैसे बीएड वगैरह में आपने देखा होगा, छोटे छोटे आप क्राफ्ट बनाते हैं और क्राफ्ट से भी बोलते हैं कि भाई आप इसको बच्चों को कैसे डिलीवर करेंगे, बच्चों को इसमें आप क्या चीज सिखाएंगे। समझ में आ गया? या कूड़ा करकट जैसे बाहर में पड़ा रहता है, बच्चों को बोलते हैं, या जो भी आप लोगों को बोला गया होगा कि बाहर मैदान है, मैदान से कुछ उठाइए और उठाने के बाद क्या कीजिए, इससे बच्चों को क्या सीख मिलती है इसको दिखाइए। ठीक है, आप क्रिकेट खिला दिए, क्रिकेट के बाद पूछिए कि भाई आपने इससे क्या सीखा, कुछ प्रयोग करवाए, मतलब सारा खेल क्या, खेल खेल में आपको क्या करना है, ज्ञान देना है। तो इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थी को अनेक प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है, वह खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख पाते हैं। समझ में आ गया? मतलब छोटे छोटे एक्टिविटी कर करके हमको क्या करना है बच्चों में, हाँ, ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, अगला स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा हो कि कठिन से कठिन चीजों को भी बच्चे आसानी से समझ पाए। ठीक है, क्योंकि आप ही का काम है, जब भी आप पढ़ाएं पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप खुद पढ़ लें, तो सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हुए छात्रों के मन में उठी संख्याओं का समाधान करना। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे छोटे हों और जब आपसे सवाल पूछे उस टॉपिक संबंधित, तो कभी भी हिचकिचाना नहीं जवाब देने को। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपिक यहाँ चल रहा है और प्रश्न पूछते हैं बाहर का, तो उन जिज्ञासाओं को दमन नहीं करना है, उनको बस ये करना है कि अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में आप पूछिए, और जो आप एक्स्ट्रा जो सवाल है उसको क्लास के बाद आप पूछ लीजिए। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप उसके जो अंकुर जो हो रहे हैं, क्या जिज्ञासा, अगर आप उसको पूरी तरह से अगर दमन कर देंगे तो आने वाले समय में बच्चा कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, उसका क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा, उसका पूछने का जो क्षमता है ना। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप लोग 4 मुझे सवाल पूछे और 4 सवाल में से एक सवाल को जवाब दिया, 3 सवाल को आपको डांट करके बिठा दिया, चौथी बार आप पूछेंगे? कभी भी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या चाहे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को एकदम स्वतंत्र कहता हूं कि आप भले ही वहां बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और सवाल पूछिए। ठीक है, ताकि मैं आपको मौका देता हूं कि आपके मन में कुछ भी शंका समाधान होता है आप तुरंत पूछिए। समझ में आ गया? ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो। जिस दिन जिज्ञासा आदमी का शांत हो जाता है, ठीक है, तो फिर खत्म है कहानी। इसलिए जिज्ञासाएं बढ़ती रहनी चाहिए, सीखने का प्यास बढ़ते रहे। ठीक है, कहते हैं ना कि ज्ञान का जिस दिन भूख खत्म हो जाता है, आदमी फिर एकदम तालाब जैसा हो जाता है। लेकिन ज्ञान का भूख कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, रोज प्यास लगने चाहिए, भूख लगने चाहिए, ताकि आप कुछ नया सीख पाए, कुछ नया करना चाहें।
अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ हूं, मैं पूरा ज्ञानी हो गया बोलोगे तो क्या होगा? आप कुछ नया सीखना चाहेंगे? ज्ञानी वो है जो अपने आप को क्या माने? अज्ञानी माने, जो अपने अज्ञानता का जिसको ज्ञान हो, अज्ञानता का ज्ञान हो। ज्ञानी वो है जो क्या हो? खुद को अज्ञानी माने, मतलब वो कहे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, उसको खुद के अज्ञानता का ज्ञान हो कि मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। समझ में आ गया? लेकिन बहुत सारे बच्चे जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनको अगर आप कुछ भी सिखाएंगे, या युवावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे मत सिखा यार, मैं सब जानता हूं, मत सिखा। तो क्या होगा जब वो कह देता है कि मुझे सब कुछ आता है, मतलब समझ जाना पतन उसका एकदम निकट है। समझ में आया? चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, अनुभव युक्त शिक्षण। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचिंग, सिंपल सा बात है। अब इसका क्या मतलब है समझो, रटे हुए ज्ञान से करके सीखा हुआ ज्ञान ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक याद रहता है। इससे छात्रों में चिंतन के गुण को भी प्रोत्साहन मिलता है। देखो, हमारे स्कूली शिक्षा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पर होता है समझना, हमारा अभी सिलेबस इतना जटिल हो गया है कि बच्चे समझने की जगह में रटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इस ट्रैक को आपको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है? आपको ये चेंज करना है कि जो भी चीज अगर आप पढ़ाएं तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको सीखने का प्रयास करवाएं। ठीक है, नंबर के पीछे मत दौड़ाइएगा, आप जो है ना सीखने पर फोकस कीजिएगा। समझ में आ गया? उनको ज्यादा, जब आप सीखेंगे कर करके प्रयोग कर करके देखेंगे, तो उनको क्या होगा, प्रयोग से अभ्यास, अभ्यास के बाद क्या हो जाएगा, उनमें अनुभव आएगा। और अनुभव जो है जीवन पर्यंत रहता है, याद रखना। जो भी चीज रटते हैं वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब आप प्रयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो आपके अनुभव में आ जाएगा, और अनुभव जीवन भर काम आते हैं। इसीलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने पर प्रयास करना। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को भी रट लेते हैं। मेरे यहाँ भी एक बच्चा है, बच्चे का ऑनलाइन पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बच्चा भी ऑनलाइन देखता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा इतना होशियार है, इतना उसका मेमोरी पावर शार्प है कि वो मैथ्स को भी रट लेता है। अगर मैं कुछ अगर मैथ्स से बता दिया ना, एज इट इज टू द पॉइंट कॉपी कर देगा। लेकिन अगर डिजिट बदल दूंगा तो क्या होगा, पूरी तरह से दांत को निपोड़ देता है। समझ में आ गया? बोले इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करता, वो रटने का प्रयास करता है। अभी उसको ट्रेड को अभी अभी चेंज कर रहा हूँ, अभी आया उसको 3 ही 4 दिन हुआ है। ठीक है, अब स्कूलों में क्या होता था उसके साथ वो वही पैटर्न चला है। स्कूलों में क्या पैटर्न चलता है, स्कूल वाले टीचर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या दे देगा कि रिवीजन क्वेश्चन, क्या दे देगा, रिवीजन क्वेश्चन के नाम पर उनको पहले से क्या कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। रिवीजन के नाम पर क्या, वही क्वेश्चन फिर बार बार क्या आता है, पेपर में आता है। बच्चा को क्या लगता है कि हाँ ये रिवीजन क्वेश्चन दिया गया है और यही क्या होगा, पेपर में आएगा। बच्चा क्या करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा? नहीं, उसको क्या लेकर के आना है, परसेंट लेकर के आना। परसेंट लेकर के आना तो बच्चा क्या करेगा, उसी को बार बार उसको क्या करेगा, रटेगा। और रटने के बाद पेपर में 98% 96% लेकर के आते हैं। और जब पेरेंट्स यहाँ पर नवोदय की तैयारी करवाने आते हैं या सैनिक की तैयारी करवाने आते हैं, ठीक है, इतना घमंड होता है ना अपने बच्चों पे उनको कि सर मेरा बच्चा 98% लेकर के आया है। जब एक सिंप्लीफिकेशन का जब क्वेश्चन देता हूँ ना तो जमीन पे उतर आता है बच्चा। अभी आसमान में था, वो पेरेंट्स बोलता है कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, उस बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि माइनस पहले करते हैं कि प्लस पहले करते हैं कि डिवीजन पहले करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। ये उसको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन 98% लेकर के आ रहता है। पता है क्यों? इस रटने के कारण, रिवीजन क्वेश्चन के कारण। इसलिए मैं बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, आप परसेंट के पीछे मत भगवाइए इन बच्चों को, क्योंकि परसेंट का जमाना खत्म हो गया अब। आप एक बताइए कौन सा एग्जाम है जो परसेंट के बेसिस पे जॉब लगता है? कोई लगता है अभी जॉब? नहीं, पहले जमाने पे लगता रहा होगा, बट अभी परसेंट का जमाना खत्म हो गया, सारा खेल कंपटीशन का है। अगर बच्चे को कंपटीशन ओरिएंटेड नहीं पढ़ाएंगे तो आगे आने वाले समय पे बहुत खतरनाक होने वाली है। समझ में आ गया? तो जब भी आप बच्चों को जब आने वाले समय पे पढ़ाएंगे, इस रटवाने वाले काम को पूरी तरह से खत्म कर दीजिएगा, समझाने का प्रयास कीजिएगा, उनको प्रयोग करवाने का काम कीजिएगा, अभ्यास करवाने का काम कीजिएगा, ताकि वो अनुभव में आ जाए। अभी भी आप लोग क्या करते हैं, रटने का काम मत कीजिएगा। चाहता तो इसको रटवा नहीं देता,
लेकिन रटवाने का काम मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको समझाने का, आपके दिमाग में एक नई चेतना जागृत करने का। चलिए अगला, शब्दकोश में वृद्धि, डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी। धीरे 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 जब बच्चों को जब आप स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं या हिंदी सिखाते हैं तो रोज उनको जो है ना छोटे 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 क्या दे दें, शब्द दे दें, और शब्द को आपस में प्रैक्टिस करवाएं। रटने का काम नहीं कह रहा हूं मैं। आप दो बच्चे को दो शब्द दे दिए, उसको दो शब्द दे दिए, उसको दो शब्द, उसको दो शब्द, उसको दो शब्द, उसको दो शब्द, और बोले कि लास्ट में आपस में चर्चा करके एक दूसरे को पूछो तो वो जल्दी याद होगा। समझ में आ गया? अगर खाली अगर 10 क्वेश्चन दे दोगे तो बच्चा फिर क्या करेगा, फिर से रट करके आएगा। मेरा मकसद रटवाने का नहीं, मेरा मकसद है उनके खून पे उसको उतारना। तो आप भी जब भी अगर वोकैबुलरी याद करवाएं, शब्द कोश रटवाएं, तो आपस में क्या करवाना, एक्टिविटी करवा करवा के। समझ में आ गया? ये सारे टीचिंग मेथड सिखा रहा हूं जो आप बीएड में डीएलएड में सीखते हैं, और आने वाले समय पे आप अपने अनुभव से सीखेंगे, अपने अभ्यास से सीखेंगे। समझ में आ गया? अभी तो आप लोग क्या किए हैं, पूरा थ्योरी पढ़े हैं। बीएड डीएड में क्या किए हैं, केवल थ्योरी पढ़े हैं। प्रैक्टिकल कुछ दिन पढ़ाने गए हैं, वो भी टाइम पास। ठीक है, कुछ दिन गए हैं, कुछ दिन नहीं गए हैं, बस गए हैं, भात खा करके आ गए हैं, हुआ है। 90% लोगों का यही हाल हुआ है। वो 10% होते हैं, बहुत बिरले लोग जो रेगुलर गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला, शिक्षण में कुशलता, स्किल ऑफ टीचिंग। तो स्किल ऑफ टीचिंग ये जो है, आप इसमें एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप खुद को हमेशा विद्यार्थी समझेंगे। इसको आप ट्रिपल स्टार पॉइंट पे अपने कॉपी में, अपने माथे पे या अपने हाथ में कहीं पे टैटू लगवा लीजिएगा। बोलो क्यों? अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने से पहले आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या धन आर्थी। अब विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, विद्या अर्जन करने वाला। अगर आप अपने आप को शिक्षक समझेंगे और सोचेंगे कि मैं शिक्षक हूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, क्या होगा? पूरी तरह से आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। शिक्षक का मतलब होता है कोई भी टॉपिक को जब पढ़ा रहा है उसको बार बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको क्या करे, घर में वो पढ़ ले, उससे संबंधित बार बार रिसर्च कर ले कि कहाँ कहाँ से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या इस टॉपिक को और कितना आसानी से पढ़ाया जा सकता है, इस टॉपिक को और कितना मनोरंजन बनाया जा सकता है, इस टॉपिक को और कितना बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, उस क्लास में इंटरेक्ट होंगे। अचानक आप आए क्लास में और डायरेक्ट पढ़ाने लग गए, क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, मजा ही नहीं आएगा। लेकिन उसी को सोचो, अब जैसे मान लो जब मेरा बजट रहता, मान लो अगर इसी को जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पीछे में अगर क्या चलता, वीडियो चलते रहता, तो क्या होता, आप और ज्यादा आसानी से सीख पाते, और ज्यादा अच्छा कर पाते। तो जब हर चीज पे, जब कुछ समय पे अगर बहुत ज्यादा चीज देना हो तो हमेशा क्या करना, अपने आप को, जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट तो विद्यार्थी बनना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज को नया नया सीखने का प्रयास करें ताकि दूसरे को डिलीवर करें। ठीक, दूसरा चीज, रोज अभ्यास करें। कभी भी जब भी आप पढ़ाने जाएं, केवल सर लेने के लिए मत जाइएगा। आप ये सोच करके जाइए कि आपका बच्चा बैठा हुआ है और आप अपने बच्चे के लिए कोताही करेंगे, कभी नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आप टीचर बन जाएं, गवर्नमेंट वाले टीचरों का मानसिकता क्या होता है समझिएगा। शुरू के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बहुत पढ़ाते, फिर धीरे बाद देखते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या उनके दे देता इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मरने दो मेरा क्या जाता है, ये होता है। अब मरने दो मेरा क्या जाता है के चक्कर में, और गवर्नमेंट का इतना सारा काम उनके ऊपर पेंडिंग आ जाता है कि टीचर पढ़ाता नहीं है। ठीक, अब उस चक्कर में अब क्या होंगे, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आप में एक चीज ये होना चाहिए कि जब आप सहायक शिक्षक या सामग्री शिक्षक को उसके अध्यापन प्रक्रिया में काफी सहायता करती है, जिससे अपने विषय को बेहतर ढंग से छात्रों के संबंध में प्रस्तुत करता है। इसमें तो छोटा पॉइंट दे दिया, लेकिन मैंने आपको जीवन से संबंधित सारी चीज दे दिया कि जब भी आप पढ़ाने जाएं, विद्यार्थी के रूप में पहले अपना ज्ञान अर्जन कर लें, बार बार उस टॉपिक को पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, और अच्छे से कैसे डिलीवर करना है उसको समझ लें। बहुत बार आप लोग, मैं नहीं कहता कि 90% ऐसे हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। समझ में आ गया? जैसे मेरे यहाँ 3-4 ऐसे पीएचडी होल्डर टीचर आए, ठीक है, नॉलेज उनको इतना जबरदस्त है कि कहीं से भी बुक का कहीं से भी पूछ लो, लेकिन जब आप कैमरे की बात आई कि सर आप कैमरे में पढ़ाइए, पूरी तरह से ब्लैंक। समझ में आ गया? तो मैं वही कहता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, जमाना बदल रहा है, जमाना बदलने के साथ आपको अपने आप को अपडेट होने की जरूरत है। समझ में आया? बोलो क्यों? क्योंकि अब हर स्कूलों में
सब जगह क्या चल रहा है, स्मार्ट क्लास स्मार्ट क्लास स्मार्ट क्लास। अब सोचो आप अगर कैमरे के सामने बोलने पे अगर आप डरोगे, क्या होगा, आप बोल पाओगे? सोचिए पीएचडी होल्डर जो 3-4 टीचर जो आए हुए थे, जब कैमरा चालू हुआ पूरी तरह से ब्लैंक हो गए। क्यों? उनकी गलती है? उनकी गलती ये नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी उस चीज को, कभी उस टेक्नोलॉजी को देखा ही नहीं। समझ में आ गया? लेकिन अब तो आप देख रहे हैं ना, अब आप समझ रहे हैं, रोज पढ़ते देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को अब अपग्रेड करने की जरूरत है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अब जमाने के साथ अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि कल को जब आप टीचर बन के जाएंगे तो आप स्मार्ट क्लासेस का जमाना है, हर जगह कैमरा लगा रहेगा, हर जगह जो है डिजिटल बोर्ड लगे रहेंगे। तो अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पीपीटी भी बनाना नहीं आ रहा है, आपको स्लाइड भी बनाना नहीं आ रहा है, आपको पीडीएफ बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या होगा बच्चों का? कुछ नहीं। फिर बोलेंगे गुरुजी मैं कछु नहीं जाना, ले बतावा। वो बतावा के चक्कर में जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी तो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने जाता हूँ ना, मुझे भी तो पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का क्या हाल है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, ठीक है। अब 10 साल से गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हुए हैं तो अपने को पता है कि क्या होता है। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बातें वही छोटे छोटे पॉइंट पर लिखेंगे, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट पर लिखे, शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग करते समय निम्न बातों को ध्यान रखनी चाहिए। ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होनी चाहिए। सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। मतलब जो भी अगर आप सामग्री लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो उन छात्रों के अनुभव के अनुसार, उनका जितना उम्र है उसके अनुसार एक्सपेरिमेंट लेकर के जाइएगा, ताकि उस चीज को समझ पाए। उनके आयु के अनुसार लेकर के जाएं, ठीक है, समझ में आ गया, ताकि वो आसानी से उस चीज को समझ पाए। तो पहला क्या, स्तर अनुसार लिख लो, आसान शब्दों में लिखो स्तर अनुसार, छोटे पॉइंट पे क्या, स्तर अनुसार। दूसरा, सामग्री चयन करते समय ध्यान रखें कि छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो, अनावश्यक सामग्री का प्रयोग ना हो। तो जो भी पहला तो हो स्तर अनुसार हो, और दूसरा रुचिकर हो, रुचि को बढ़ाने वाले हो, ठीक है। तीसरा, सामग्री सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने ही समय के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए, ठीक है। जरूरत से ज्यादा अगर सामग्री, क्या सहायक सामग्री का प्रयोग जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने ही समय के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। तो यहां लिख लीजिए समय अनुसार, लिखिए समय अनुसार, ठीक है। तो 3 लाइन पे खत्म हो गया। कितना, स्तर अनुसार हो, रुचिकर हो और समय अनुसार, इतना लिख लिए। ज्यादा लंबा इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, बस सिंपल सा ये 3 पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला लाइन पे क्या, कि सामग्री यदि नवाचार, इनोवेशन से जुड़ी हो, वह तकनीक से संबंधित हो, तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल हो। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, चाहे आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चाहे लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चाहे क्या आपके नोटपैड के माध्यम से अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या मोबाइल से पढ़ा रहे हो, या प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो, चाहे डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हो, आपका तरीका इतना आसान हो कि सामने वाले को आसानी से सरल में समझ में आ जाए। इतना भी कठिन नहीं बना देना कि बच्चे के सिर से ऊपर चला जाए। समझ में आ गया? चलिए अगला, उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण पे अभ्यास कर लेना चाहिए। मतलब मैंने पहले ही बताया कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप पहले उस चीज को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ाएं तो क्या हो, उस चीज में आप पारंगत हो चुके हो। जैसे देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में दोनों में क्या समस्या है मुझे बताइए। अगर आप टीचर हैं, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन लाइव पे पढ़ाना और ऑफलाइन पे पढ़ाना, और तीसरा रिकॉर्डिंग क्लास के बाद पढ़ाना, इस तीनों में क्या समस्या है, या क्या चीज है? देखो, अगर आप रिकॉर्डिंग करो, जैसे मान लो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी तो लाइव चल रहा है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग करता, अगर मुझसे कुछ भी अगर गड़बड़ी हो जाता, कुछ भी फंबल हो जाता, या मेरे जिह्वा से अगर कुछ भी गलत निकल जाता, तो उसको मैं बाद में क्या कर लेता, कट कर लेता। मतलब अपनी सारी गलतियों को क्या कर देता, डिलीट कर देता। तो अपनी गलतियों को यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे क्या किया जा सकता है, गलतियों को छुपा सकते हैं। इतना समझ में आ गया? उसके बाद ऑफलाइन पे अगर आप कुछ भी अगर गलती कर रहे हो, तो गलती कहां तक रहेगा, केवल उस क्लासरूम के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, क्लासरूम के अंदर जितने जो बच्चे हैं उतने को ही आपकी गलती का पता चलेगा, वो भी केवल बच्चों को। लेकिन सोचिए, जैसे अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं,
एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, ना जाने कौन से कोचिंग वाला देख रहा है, कौन से प्रोफेसर देख रहे हैं, कौन से दोस्त देख रहे हैं, या कौन से मतलब हाई स्किल वाले बच्चे देख रहे हैं, या जिनको अच्छा नॉलेज है। अगर सोचिए इस लाइव क्लास में ऑनलाइन पे अगर मुझसे गलती से, ठीक है, या मेरा ध्यान कहीं भटका हो या कुछ भी हो, अगर मुझसे कुछ भी गलत हो जाता है, उसको मैं सुधार सकता हूं क्या? नहीं सुधार सकता। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। अगर कुछ भी अगर गलत बोला तो इनका इंप्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट तुरंत पता चलेगा किसको? पूरे जनता को। समझ में आ गया? तो इसीलिए जब इस चीज पे अगर आप लाइव पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ भी गलत किए तो कहानी आपका खत्म है वहीं पर। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज को पढ़ाने जाने से पहले घर में उसको अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर सोचिए अगर मैं पढ़ाने आने से पहले अगर खुद भी अगर नहीं पढ़ा रहता या खुद भी अगर स्लाइड नहीं किया रहता तो मुझसे कुछ ना कुछ गलतियां होती। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर टीचर से गलती नहीं होता है, हर टीचरों से गलता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर किसी में गलतियां होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हर कोई तो भगवान है नहीं, आदमी है, आदमियों से ही गलती होता है। ठीक है, इंसान से ही गलती होता है। तो अब गलतियां तो होंगी, उससे अच्छा क्या है एक बार घर में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब उसके बावजूद भी अगर कभी लाइव क्लास में या कभी ऑफलाइन क्लास में अगर कुछ भी गलती होता है तो सहर्ष स्वीकार करना। याद रखना जीवन में आप हमेशा अगर वो आदमी आगे बढ़ता है जो अपने गलतियों को स्वीकार करता है। ठीक है, क्या? गलतियों को स्वीकार करना। जो अगर गलतियों को स्वीकार कर लेता है मतलब वही आगे बढ़ जाता है। सोचिए अगर आपसे कुछ भी गलती हो गया तो आप क्या, अगर दूसरे के ऊपर अगर आप बार बार अगर माथा मड़ते रहेंगे कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, क्या होगा? आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे देखो ये यहाँ पर मैं अगर आपको उंगली कर रहा हूं मान लो, ठीक है, तो मेरा उंगली क्या है? एक उंगली आपके साइड है, क्या हो रहा है? ये जो 4 उंगली है मेरे साइड है। ये उंगली अगर कर रहा हूं तो एक उंगली क्या हो रहा है? आपके साइड से, 4 उंगली क्या है? मेरे साइड है। मतलब अगर आप किसी को अगर उंगली कर रहे हैं, अगर किसी को अगर आप दोष आरोपित कर रहे हैं तो उसका सुधरने का पहला पॉइंट तो ये है कि आप अगर दूसरे को अगर आप उंगली कर रहे हैं या दूसरे को अगर आप नीचा दिखा रहे हैं कि नहीं इसमें उसकी गलती है, तो एक तो पहला सुधरने की जितनी जो संभावनाएं होनी थी वो खत्म हो गई। क्या? सुधरने की जितनी जो संभावनाएं थी खत्म हो गई। क्योंकि अगर आप अपना सारा दोष अगर दूसरे के ऊपर मढ़ दिए तो आप सुधर पाएंगे? नहीं सुधर पाएंगे। उसी को अगर आप कह दिए कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, हाँ अब मुझे, अब अगर कुछ भी अगर आपसे गलती हुई तो उसको क्या करेंगे? सहर्ष स्वीकार करेंगे। दूसरा, जब आप गलती करते हैं और स्वीकार करते हैं तो सामने वाला अगर गलती देख लिया कि हाँ सामने वाले से गलती हो गया, उसने स्वीकार कर लिया, माफ कर दो। लेकिन अगर सोचो अगर चोरी पे सीना चोरी हो तो चोरी भी कर ले और उस चोरी को माने ही ना, तो सामने वाले पे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा? आप साफ साफ देख रहे हैं कि फलाना बच्चा चोरी किया है, ठीक है, अब आप उसको बोल रहे हैं कि बेटा चोरी किया है, ठीक है गलती से चोरी कर लिया, कोई बात नहीं। अगर सोचो अगर वो बार बार नहीं मान रहा है तो ज्यादा तकलीफ होगा। वैसी सेम आप अगर मेरे सामने अगर गलती करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे में क्या गलती हुआ। ठीक वैसे ही जब आप टीचर नए नए बनेंगे तो आपसे जो हाई स्किल जो टीचर रहेंगे, जो प्रिंसिपल रहेंगे, वहां के जो प्रधानाचार्य रहेंगे, ठीक है, या जो भी कलेक्टर अगर आएंगे या बाहर से जो भी एक्सटर्नल आएगा, वो आपको 1 सेकंड में पता कर लेगा कि यहाँ पे गलती हुआ है। समझ में? तो उस समय अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बताना, ज्यादा अपने आप को तुरंत खा मत बताना, अपने गलती को स्वीकार करना कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अगली बार दोबारा गलती मुझसे नहीं होगा, गलती से गलती हो गया। समझ में? तो जब आप पोलाइटली कहते हैं ना कि अगर सुरसा वाला कहानी सुने, रामायण वाला कहानी सुने हैं? नहीं सुने, आप पढ़ते नहीं है। जब सामने जो है क्या आई? सुरसा आई, ठीक है, तो सुरसा के सामने हनुमान, सुरसा का क्या कहा? सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ। जब क्या हुए? श्री राम जी के जो भी इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ जा रहे थे? लंका। कौन? हनुमान जी। तो सामने कौन आ जाती है? सुरसा लंकिनी आ जाती है, तो बोलती कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ये अगर अपना साइज 2 गुना बढ़ाते थे तो ये 4 गुना बढ़ाते थे, ये 4 गुना बढ़ाते थे तो 8 गुना बढ़ाते थे, ये 50 गुना बढ़ाते थे तो ये 100 गुना बढ़ाते जाते थे। ठीक है, तो देखा कि ये जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रही है, बड़ा करते जा रही है, करते जा रही है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि कहां से कहां, तो वो बोले कि ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, ये मेरे सामने और बढ़ चढ़ रही है, और बढ़ चढ़ रही है, और बढ़ चढ़ते जा रही है, ठीक है, तो पूरा राक्षसी है और बढ़ते जाएगी। तो उससे अच्छा है कि भाई इसे झुक लेता हूँ,
अपना आकार को एकदम छोटा कर लिया और जाकर के उसके पेट से घूम करके वापस आ गया और बोला कि माते आपने कहा पेट तक जाना था, मैंने पेट से घूम घाम करके आ गया। मतलब जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो, जिसका लग रहा है कि और बोलूंगा तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, और बोलूंगा तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, और बोलूंगा तो और प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा है कि चुप हो जाओ और वहां से चुपचाप घूम करके आ जाओ। मतलब सिर को झुका लो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है आप सही हैं, आप अपने जगह में। समझ में आ गया? अगर सोचोगे कि सामने वाले को और चिल्ला दूंगा, सामने वाली शांत हो जाएगी, तो गलत फहमी में जी रहे हैं आप। समझ में आ गया कि सामने वाला क्या है, राक्षसी है। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि भाई अब इससे नहीं हो पाएगा, तो उससे अच्छा कि सिर झुका लेता हूं, वापस आ जाता हूं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री लिखिए छोटे पॉइंट पे। हो गया, लिख लिए टॉपिक। टॉपिक में क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री। तो हिंदी शिक्षण क्या इंस्ट्रक्शन रहता है, क्या अनुदेशनात्मक सामग्री की सहायता से हिंदी साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान छात्रों को दे सकता है, भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो शिक्षक को प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की ठोस जानकारी हो तभी इन साधनों का प्रयोग करें। जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्या हो, ठोस जानकारी हो, अदरवाइज उसको प्रयोग ना करें। शिक्षक छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, छात्र क्या हो, मन को जानने का ज्ञाता हो, उसको मन के बारे में जानने का ज्ञान हो। ठीक है, तभी उसका प्रयोग करें। अध्यापक छात्रों के अधिगम को सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए एक समय में कई साधन का प्रयोग कर सकता है। उपकरणों के चयन में शिक्षक पर्याप्त सावधानी बरते। शिक्षक को यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा कि उपकरण साधन है या साध्य है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो इतना। क्या ठोस जानकारी हो, मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, ठीक है, और दूसरा उपकरण साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, चलिए जितने जो मैं सीख पॉइंट बताता हूं, ठीक है, उसको एक कॉपी में या बगल में लिखते चलिएगा। जितनी जो चीजें बता रहा हूं केवल कहानी सुना नहीं रहा हूं, ये देखिएगा आज नहीं तो आज से 5 साल बाद आपको मेरी याद जरूर आएगी कि सर ने पढ़ाते समय क्या कहा था। क्योंकि मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देता हूं, मैं आपको वो चीज ज्ञान देता हूं जो मैंने कभी जीवन पे फेस किया हुआ है। इस 10 सालों में इतने लोगों को पढ़ाने के बाद, इतना सारा पूरा जवानी खत्म हो जाने के बाद जो चीजें मुझे अनुभव में मिला है, मैं वो चीज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरा जो पृष्ठभूमि रहा है एकदम निचले स्तर से, बहुत नीचे स्तर से धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो जो अनुभव पे रहा है, जो चीज मैंने सीखा है, उस चीज को बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोगों को भले ही लेक्चर लग जाएगा, लेकिन इस चीज को कॉपी में लिखते चलेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद मुझे आप जरूर याद करेंगे कि हाँ पटेल सर ने ये चीज कहा था और इस चीज को हम फेस कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार से आप सामग्री का उपयोग करेंगे उस चीज को देखिए। तो पहला देखिए, दृश्य साधन। दृश्य का अर्थ होता है जिसे देखा जा सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हो। इसका संबंध नेत्रों से है, जैसे कि श्यामपट। श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हैं। चित्र हो, ठीक है, क्या चित्र का बना हुआ या मानचित्र बना हुआ या मुख चित्र हो या चित्र विस्तारक यंत्र आदि का दृश्य साधन है। जैसे अभी आप इसको देख पा रहे हैं, इस डिजिटल बोर्ड से पढ़ पा रहे हैं कि मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है? दृश्य चित्र है। ठीक है, दूसरा लिखिए, श्रव्य साधन, मतलब केवल जिसको आप सुनते हैं। इसी को देखो अगर ऑडियो के फॉर्म पे देता तो आप केवल क्या करते? केवल सुनते। जैसे रेडियो, रेडियो को केवल आप क्या करते हैं? सुनते हैं। देखते हैं क्या उसको? नहीं, केवल क्या करते हैं? सुनते हैं। तो देखिए इनका संबंध केवल क्या है? कानों से होता है। इनके द्वारा सुनकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके मुख्य उपकरण क्या है? रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर आदि हैं, जिसको क्या करते हैं? केवल क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुनते हैं। इसको क्या करते हैं? केवल देख करके। ठीक है, अब अगला जब वीडियो आएगा तब आप क्या देखेंगे? देखेंगे भी और सुनेंगे भी। अभी जैसे आप लाइव क्लास अटेंड करें तो लाइव क्लास में क्या हो रहा है? आप मुझे देख भी रहे हैं और मेरी आवाज सुन भी रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट लिखिए,
द्रव्य और श्रव्य साधन इन उपकरणों का संबंध छात्रों की आंखों एवं कानों दोनों से होता है। इसमें दिशेंद्रिय एवं श्रवणेंद्रिय दोनों का एक साथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण टेलीविजन, जैसे आप टीवी देखते हैं ना, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, चलचित्र हो गया, नाटक हो गया आदि, ये क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। एक पहला जिसको केवल आप देखते हैं, जैसे आप क्या देखते हैं, श्याम बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, केवल आप जब देखते हैं, ठीक है। दूसरा जब आप केवल सुनते हैं रेडियो से, और तीसरा कहा जाएगा जब आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे अभी आप मेरा लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं मुझे और मेरी आवाज सुन भी रहे हैं, समझ में आ गया। तो दृश्य वाले में कहा जाएगा केवल देखना, और श्रव्य वाले में कहा जाएगा केवल सुनना, और इसमें देखना और सुनना दोनों, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए, प्रमुख श्रव्य सामग्री, मतलब सुनने से रिलेटेड। अब इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, सुनने में सब समझ में आ गया ना, केवल सुनने वाला। तो सुनने वाला में क्या, रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। मतलब इसमें क्या करना, अपने ऑडियो को रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग को फिर आपको भेज देना। जैसे आप गाना सुनते हैं, क्या आजकल पॉडकास्ट का चलन हो गया है, तो आप उसके कहानी, कविता या कुछ भी बुक रहता है उसको क्या करते हैं, ऑडियो के फॉर्म पे सुनते हैं, ठीक है। चलिए अगला, क्या दृश्य सामग्री, श्याम पट में कुछ भी लिखा रहता है, कुछ भी पढ़ा रहता है, आप उसको देख करके पढ़ते हैं। सूचना पट जैसे रहता है ना, सूचना का इंफॉर्मेशन जैसे रहता है, नोटिस बोर्ड, उसको आप देख करके करते हैं, ठीक है। वास्तविक पदार्थ कुछ भी अगर वस्तु है, ठीक है, उसको आप देखते हैं, देख देख करके सीखते हैं, ठीक है। मॉडल है, कुछ मॉडल जैसे आप बनाए रहते हैं स्कूल में, उसको आप देख करके फिर सीखते हैं, ठीक है। चित्र हो गया। अब मानचित्र, रेखा चित्र, ये सब क्या है, ये दृश्य वाले में, ठीक है। उसी के साथ अगर आप द्रव्य और श्रव्य वाले में कहा जाएगा तो जितना जो आप ऑडियो वीडियो लेक्चर जो देखते हैं वो सब आ जाएगा, इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अन्य शिक्षक सामग्री में सेम चीज है, भ्रमण, ठीक है। भ्रमण में क्या करेंगे आप, जैसे बाहर आप लोगों को घुमाने लेकर के जाते हैं टूर वगैरह में, ताकि आप नए नए चीजों को देखें, नए नए उनकी शैली को देखें, उनके बातों को देखें, तब आप कुछ नया चीज सीख पाए। आप लोगों को स्कूल में बाहर टूर क्यों लेकर के जाता है, आपको खाने पीने के लिए। कभी भी खाने पीना तो एक साइड है, ठीक है, मनोरंजन साइड है, आपको कुछ नया सिखाने के लिए लेकर के जाते हैं। अगर किसी मंदिर का अगर दर्शन करवाने लेकर के जा रहे हैं तो वो आपको सिखाते हैं कि उनकी वास्तुकला कैसी है, उनका बनावट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, ठीक है, आपके शरीर में कैसा प्रभाव डालता है, वहाँ का वातावरण कैसे प्रभाव डालता है, ठीक है, वहाँ की पानी कैसे प्रभाव डालती है, पानी में उसमें क्या ऊर्जा है, वहाँ के हवा में क्या ऊर्जा है, ठीक है, वहाँ के रोशनी में क्या ऊर्जा है, वहाँ के ध्यान पे क्या ऊर्जा है। ये सब मंदिरों को लेकर के जाने के बाद, मतलब आपको लेकर के जाने के बाद बताते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है। उसी को अगर आप शमशान घाट में अगर आपको ले जाएं तो वहाँ की ऊर्जा क्या होती है, वहाँ का पानी का स्वाद कैसा होता है, वहाँ का हवा का कैसा स्वाद होता है, उसको आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। समझ में आ गया। एक होता है किसी के मरने का खाना खाना, ठीक है, और एक प्रसाद को खाना खाना, दोनों में आप आसानी से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के यहाँ देहांत में खाना खा करके आए, वही सेम खिचड़ी हो या खीर हो, आप खा करके आए, आपका शरीर जो है पूरी तरह से बोझिल लगेगा, ठीक है, जड़ता का महसूस करेगा, ठीक है, एकदम बोझिल लगेगा, बोझ लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, क्योंकि आपने दुख का चीज खा करके आया है। उसी को अगर आप कहीं का प्रसाद खा करके आ रहे हैं तो आपका शरीर हल्का लगेगा और मन प्रसन्न लगेगा। तो दोनों में अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, हर खेल का ऊर्जा है, अलग विज्ञान है, उसको बाद में सिखाऊंगा। बस इतना याद रखना, हर चीज का अलग अलग, जैसे कोस कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक वैसी ऐसे जगह, क्योंकि हर चीजों का एक याददाश्त शक्ति होता है। क्या होता है, हर चीज का याददाश्त शक्ति होता है। पानी का भी याददाश्त शक्ति होता है। अगर आप उसको तांबे के पानी पर रखेंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, मटके में रखेंगे तो उसका स्वाद, उसका याददाश्त अलग होगा। उसी को नल से डायरेक्ट पानी पीना है तो उसका अलग स्वाद होगा, उसी को अगर स्टील के बर्तन से पानी पी रहे हैं तो उसका अलग स्वाद होगा। तो हर का अलग अलग माध्यम पे अलग अलग याददाश्त शक्ति होती है, ठीक है। चलिए वो अलग विज्ञान है, बाद में सिखाऊंगा उसको। चलिए अगला, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व, ये तो आप जान ही रहे हैं तो इसको ज्यादा डिटेल पढ़ते नहीं है, ठीक है। जो चीजें हैं, पाठ्य पुस्तक के गुण जान रहे हैं कि रुचिकर हो, आसान लगे, आसानी से समझ में आए, पढ़ने में मजा आए, बस खत्म, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाल साहित्य उसका महत्व वही सेम चीज है, रुचिकर रहे, अच्छा लगे, आसानी हो, बच्चों के स्तर का हो, ठीक है, खत्म इतने में। अगला, अब सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा लंबा झेलने का जरूरत नहीं है, जो आपके जीवन पे काम आएगा, जो आपका काम का है
मेरा मकसद आपके नॉलेज को बढ़ाना है, आपकी कॉपी को भरना नहीं है, ना ही आपको रटवाना है। मेरा मकसद है कि जो कठिन शब्द हैं उसको बस आपको आसानी से आपको सिखा दूं, बता दूं, ताकि आप थोड़ा सा आपका बेस मजबूत हो जाए। बेस मजबूत होने के बाद आप इसके ऊपर और कठिन कठिन शब्दों को सीख पाए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर और कठिन कठिन शब्दों को बताइए। कठिन कठिन शब्दों को आप आसानी से तब समझ पाएंगे जब आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आपका बेस बन जाएगा, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आंसर देते जाइएगा और लास्ट में फिर आंसर हम मैच करेंगे। 17वां प्रश्न से है, क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पे खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या जितना जो थ्योरी पढ़ाया, जितना एक दो कहानियां बताया, क्या वो आपके जीवन पे काम आती हैं या नहीं आती हैं, या काम आ सकती हैं, उसको अपने कमेंट बॉक्स पे बताइए कि मैंने जो हनुमान जी का जो कहानी सुनाया, कौन सा वाला, सुरसा वाला, ठीक है, तो क्या वो आपके काम आएंगी कि नहीं, तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला, भाषा के पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपने कमेंट में बताइए 17 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिया। सर एक मत लिखिएगा, यहाँ पे जो वसुंधरा है, एक मत लिखिएगा, 17 लिखिए। 17 का क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन लिखिए। 17 से क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं, लिख लिए, आगे बढ़ूं। 18वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक को या पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को सभी प्रकार के साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो सारे बच्चे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है, बच्चों को सभी प्रकार के साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हो गया, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करे, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना और अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 20वां प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक आवश्यक है। सीटेट फरवरी 2014 का प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक आवश्यक है। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक का आवश्यक होना, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता।
तो इसमें से चारों में क्या आंसर होंगे? सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए। एप्लीकेशन वाले फटाफट आंसर दे ही रहे हैं, यूट्यूब वाले भी अपना आंसर दे ही रहे हैं। चलिए देते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्या कह रहा है? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है क्या? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा के नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो बताइए, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। हो गया? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक मिनट, ठीक है। प्रश्न कहां पर पहुंचे थे? 22 पर ना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। चलिए आंसर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या बाल साहित्य। इसमें से कौन सा आंसर होंगे? सीटेट फरवरी 2015 का प्रश्न है। हो गया? दे दिया आंसर। चलिए 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास करना, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। इस चारों में क्या आंसर होगा? आपके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ूं, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों के विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर सारे के सारे बच्चे बताइए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि विभिन्न बाल साहित्यों के नाम जान सके, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके और बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। तो इसका आंसर क्या होगा आपके स्क्रीन पर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद करने का उद्देश्य है प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना,
पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो इस चारों में से आंसर क्या होंगे बताइए। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रेडियो नाटक, कविता पाठ, आय अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। इस चारों में क्या आंसर होंगे बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, क्या विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त खाली स्थान पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना जाना चाहिए या करवाया जाना चाहिए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो इसके आंसर क्या होंगे आपके स्क्रीन पर बताइए। ठीक है, 5 प्रश्न और बच गया, जल्दी कीजिए, हो गया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी, मनोरंजक। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी या मनोरंजक। हो गया, लिख लिए। अब अगला, एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है। एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, खेल शिक्षा शास्त्र, वस्तु आधारित अधिगम। हो गया, आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने, तो बता दिया ना अभी। अगला 31वां प्रश्न, भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रमाणित नहीं है। भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रमाणिक नहीं है। समाचार पत्र का कोई लेख, किसी पत्रिका का कार्टून, एक खिलौना बंदर गुड़िया, अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। इस चारों में कौन सा आंसर होगा बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है। खेल सामग्री, खिलौने एवं खेल, वास्तविक वस्तुएं, सांस्कृतिक सामग्री। हो गया, आगे बढ़ूं, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला, अब अपने कॉपी में फिर से 17 से लेकर के हम
32 तक के आंसर देखेंगे। ठीक है, अब फटाफट आपके कॉपी में सबके सब जो बच्चे लिख चुके होंगे, ठीक है, अब हम आंसर पर आते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आपके स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूं। आप लोग 17 से आंसर दिए हुए हैं, तो 17 से आंसर चेक कीजिए आपकी कॉपी पे। ठीक है, 17 का आंसर जितने जो बच्चों ने अगर 3 दिया होगा मतलब सही है। 17 का 3 नोट करते चलिए जो भी बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं। 18 का 3, 19 का 3, 20 का 3, 21 का 4, 22 का 3, 23 का 2, 24 का 2, 25 का 3, 26 का 2, 27 का 3, 28 का 1, 29 का 2, 30 का 2, 31 का 4, 32 का 3। अब मुझे बताइए टोटल आपके कितने आंसर हुए? सोलह क्वेश्चन पे टोटल आपके आंसर कितना सही है बताइए। वसुंधरा का 13 आया है। ठीक है, 13 में 16, 16 में 13। ठीक है, वेरी गुड। दिलीप का है 12, 16 में, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी बच्चे बताइए। सारे बच्चे आंसर बताइए। आप लोगों का कितना आया? 10 आया। इधर 8, इधर 12, 11। सर जी क्वेश्चन में जाके आंसर बताइए। ठीक है, फिर उसको बहुत मेहनत लगाया भाई, फिर वापस क्वेश्चन में जाऊंगा तो फिर सबको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, जितने जो बच्चे अगर क्वेश्चन पे अगर दोबारा अगर जाना रहता है ना, तो आप लोग इस आंसर को जो है अपने कॉपी पे नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पर जाया कीजिए कि जैसे 17, जैसे मान लीजिए 32 का 3 है। ठीक है, तो फिर आप दोबारा 32 का 3 पे जाइए कि यहाँ पर 3 क्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु है, तो फिर क्वेश्चन को पढ़ करके जो है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि 3 क्यों है। फिर उसके बाद यहाँ जब जाएंगे तो 31 का क्या होगा। ठीक है, फिर अपने कॉपी में इस तरीके से आंसर लिख करके आप दोबारा जाइएगा। ठीक है, खैर चिंता वाला बात नहीं है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कल एक चैप्टर और है, उसके बाद हिंदी पूरी तरह से खत्म है। फिर हम इससे संबंधित जितने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी अलग अलग तरीके से फिर से देखेंगे शॉर्ट फॉर्म पे। ठीक है, चलिए जितने जो बच्चों का आंसर आया हुआ है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, 9, 16 में 9। आज थोड़ा नेटवर्क इशू था। ठीक है, ओके। सर ये पीडीएफ मिल सकता है क्या ऐप में? हाँ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिएगा, अपने आप सब ठीक होगा। चलिए जितने जो बच्चे जिनका जिनका आंसर आया हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे पुराने हैं उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं और जो एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर को सेव कर लीजिएगा 9669334253। इसमें आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप के ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो बच्चे हमारे यहाँ सीजीपीएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे नवोदय सैनिक हो, चाहे ट्यूशन क्लासेस हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हो, अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हो या जो भी इंक्वायरी करना चाहते हो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का पता है घंटाघर के पास, HIG 62, MP नगर, डॉक्टर दानी हॉस्पिटल के सामने। ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितने जो बच्चे आपका जो क्लास अभी अटेंड किए हुए हैं या बाद में क्लास अटेंड करते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या लगा। कल हम इसी 8 से 9 बजे वाले क्लास पे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।